ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश। और आज है हमारे वॉइस टॉपिक का डे 5। ठीक है ना, हम लोग डे 5 पे पहुंच चुके। लास्ट 4 क्लासेस में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव बनाना सीख लिया। ठीक है ना, आज का टॉपिक है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज एन इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, आई श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा इस चीज के लिए। ठीक है कि इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है बेसिकली, है ना। तो पता होगा कि बहुत सारे सिचुएशन में आपको किसी को ऑर्डर देना होता है, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करना होता है, एडवाइस देना होता है, प्रोविजन, वार्निंग, ये सब का सिचुएशन जब आता है, ठीक है, तो वही हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आप किसी को बोलते हैं ना स्माइल प्लीज, ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना स्माइल प्लीज। ठीक है, अगर किसी को बोले स्माइल प्लीज तो ये भी इनफैक्ट क्या है सर, ये भी इनफैक्ट एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अगर हम किसी को बोले गो देयर, ठीक है, अगर हम किसी को बोले गो देयर, किसी को बोल दे स्विच ऑन, स्टैंड अप, गो आउटसाइड, ठीक है, डू इट, ओके, कुछ भी इस टाइप से अगर बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको इनफैक्ट समझ में क्या आ रहा है कि आप बोल तो रहे हैं सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जा रहा, डायरेक्ट सेंटेंस का स्टार्टिंग एक वर्ब से कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, किसी से कर रहे हैं सर, अगर बोले गो देयर तो गो अपने आप में इनफैक्ट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर बोले सिट डाउन तो सिट वर्ब का क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। स्माइल प्लीज तो स्माइल वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म। डू इट तो डू वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि सेंटेंस में हम सब्जेक्ट मेंशन ना कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है ना, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वर्ब से सेंटेंस का स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्या डूअर ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए इस सेंटेंस का पूरा अगर बैकग्राउंड समझिएगा ना, ठीक है, आप ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, एक बार अगर इसके बैकग्राउंड को समझ गए तो क्यों ऐसा होता है वो आपको रीजन पता चल जाएगा। ठीक है ना, गो देयर हम बोलेंगे किसको, समझिएगा। ठीक है, गो देयर, स्माइल प्लीज, सिट डाउन, स्टैंड अप, डू इट, व्हाटएवर, जो कुछ भी बोल रहे हैं ये किसको बोला जाएगा सर, जो मेरे सामने होगा। सामने होता कौन है, सामने होता है यू। कौन होता है, यू। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस है आई ऑर्डर यू। देखिएगा ध्यान से समझिए क्या बोला गया। ये पूरा सेंटेंस अगर बोले ना कि गो देयर का बैकग्राउंड तैयार कीजिए, पूरा सेंटेंस इनफैक्ट क्या है, तो पूरा सेंटेंस है आई ऑर्डर यू टू गो देयर। ठीक है ना, ऐसे बनेगा आई ऑर्डर यू टू गो देयर, ये है पूरा सेंटेंस। सिट डाउन अगर हम बोले तो आई ऑर्डर यू टू सिट डाउन। ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस बनता है। यही वजह है ना, यही वजह है कि जब आप इसका पैसिव बनाते हैं तो इस यू को पहले करते हैं और यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं यू आर, ऑर्डर का थर्ड फॉर्म कर देते हैं ऑर्डर्ड टू गो देयर। ठीक है ना, समझ रहे हैं, क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि क्या बैकग्राउंड है। ओके, चलिए तो वन बाय वन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझते जाते हैं, कितने टाइप का इंपैरेटिव सेंटेंस तैयार होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पाएंगे जब सेंटेंस का स्टार्टिंग किस चीज से होता है, लेट से होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, लेट मी डू इट, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट मी आस्क वन थिंग, व्हाटएवर, लेट मी डांस, ठीक है, लेट अस सॉल्व द मैटर, व्हाटएवर, बहुत सारा बोलते हैं ना इस टाइप से। तो देखिए उसका सेंस क्या तैयार होता है, सब हम लोग बारी बारी से समझेंगे। चलिए तो यहाँ पे इतना एग्जांपल का ऑब्जर्वेशन से आपको पता चला कि वर्ब सेंटेंस का स्टार्टिंग डायरेक्टली एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो रहा, उसके जस्ट बाद लिखा हुआ है सर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की, एक्टिव की। ठीक है, अगर एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ इंपैरेटिव सेंटेंस तब कैसे। देखिए तो सबसे फर्स्ट चीज समझ में आया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होगा, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ। अगर ये तो पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर नेगेटिव अगर इसका बनाना होगा तो क्या लिख देंगे आप, डू नॉट, डू नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया किस चीज का सेंटेंस, नेगेटिव का। कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इसी डू नॉट को आप डोंट भी कर सकते हैं शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आया कि या तो सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से मोस्टली होगा, या तो नेगेटिव होगा तो डोंट या डू नॉट लिखा हुआ होगा। ये जो सेंटेंसेज होगी हमारी इनफैक्ट क्या होगी, इंपैरेटिव सेंटेंस। अगर ये बताएं कि ये सेंटेंस जब बोलते हैं तो ये क्या क्या एक्सप्रेस कर रहा होता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं सर। पहले ये तो ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, समझिएगा पहले। ठीक है ना, ये ऑर्डर हो सकता है, या तो कमांड हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है, प्रोहिबिशन हो सकता है, किसी को मना किया जा रहा है किसी चीज के लिए। ठीक है सर, सजेशन हो सकता है, देखिएगा सजेशन हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है,
ठीक है, या तो वार्निंग भी हो सकता है, किसी को वार्निंग अगर देंगे तब ये भी चीज हो सकता है। इसका मतलब समझ में, जब इंपैरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंपैरेटिव सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो या तो वो ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा होता है, ठीक है, बोल सकते हैं कि सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिशन, सजेशन, वार्निंग, यू नो, एज वेल, ठीक है, दैट इज इंपैरेटिव सेंटेंस। ओके, अगर इसके पैसिव बनाने की बात है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? बहुत आराम से समझते जाएगा, सिस्टमेटिकली आपको चीजें समझती आएगी, ठीक है ना, समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर इसके पैसिव बनाने की बात आएगी तो सबसे पहले अगर हम लेकर चले, देखिए बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है ना जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होगा कि वो सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है कि रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि स्टूडेंट्स आप बताइए कि कैसे आप बोलेंगे कि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर अगर सेंटेंस में प्लीज एंड काइंडली लगा हुआ होगा ना तो प्लीज बोलकर ही हम इनफैक्ट किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि क्या सेंटेंस में प्लीज ना लगा हुआ हो या काइंडली ना लगा हुआ हो तो वो सेंटेंस रिक्वेस्ट एक्सप्रेस नहीं कर सकता है? बताइए, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे किस बेसिस पे सर? हम लोग समझेंगे टोन के बेसिस पे। किस चीज के बेसिस पे? टोन या पीच, आपके बोलने की जो साउंड होती है, ठीक है ना, आपका बोलने का जो पीच है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जर्व कीजिएगा पॉइंट को जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपका सिचुएशन जो है, आपका बोलने का जो मतलब टोन होता है वो क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जब आप किसी को ऑर्डर देंगे तो आपके बोलने का जो पीच होगा, बोलने का जो टोन होगा वो क्या होगा सर? हाई होगा। ठीक है, किस चीज को क्या होगा? हाई होगा। देखिए, एरो को अपवर्ड दिखाया गया तो पीच क्या है? हाई है। एरो को डाउनवर्ड दिखाया गया मतलब पीच क्या है? लो है। आपकी पीच लो कब होगी? जब आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए बताइए, रिक्वेस्ट कभी भी हाई टोन में किया जा सकता है? रिक्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही पोलाइटनेस के साथ आपको बोलना होगा, ठीक है ना। या किसी बंदे को सजेशन देंगे, सामने वाले को अगर सजेशन देंगे तब भी आपकी टोन क्या होगी सर? लो होगी। तो इसी टोन के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं। अगर सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है या कमांड एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, या प्रोहिबिशन, वार्निंग बोल दें, ठीक है, अगर वार्निंग एक्सप्रेस कर रहा है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, तब इस सेंटेंस का अगर पैसिव बनाने की बात है कि देखिए सब ये सब एक्सप्रेस कर रहा है तो आपकी पीच क्या है? हाई है। पीच क्या है सर? हाई है। कोई दिक्कत नहीं है। जब पीच हाई है ना, तो जब आप इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, देखिए पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको पैसिव में लगाना होगा एक वर्ड लेट। ध्यान से देखिएगा, क्या लगाना होगा? यहीं से हमारा लेट का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेट लगाना होगा। उसके जस्ट बाद आपको पता होना चाहिए कि लेट के बाद जो कुछ भी हम मेंशन करते हैं वो सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव केस होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं? लेट, ठीक है ना, लेट हैव अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए, लेट अस, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, व्हाटएवर, जो कुछ भी बोल रहे हैं वो इनफैक्ट है क्या? ऑब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि लेट के बाद जो कुछ भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि पैसिव जब आप बनाएंगे तो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट को उसको उठाकर पहले लाना है। ये आपको पहला है ना, ऐसा बताया गया है। तो इस ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले रखेंगे। उसके बाद पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट है सर वर्ब के बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म का एडिशन। ध्यान से देखिएगा, है ना, इतना प्रैक्टिस आप कर चुके हैं तो आपको ये चीज तो एकदम सेट हो गया होगा माइंड में कि पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वर्ब के बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म का एडिशन। ठीक है, तो बी फॉर्म क्या हो गया? ठीक है, खुद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाएगा। ये आपका पैसिव का बेसिकली स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोला गया? जो कब? जब आपकी पीच क्या होगी सर? हाई होगी। जैसे देखिए, होता क्या है ना, आप बहुत सारे सिचुएशन में आप सेंटेंस को देखकर बता नहीं पाएंगे। जैसे अगर हम बोले ना आपसे एक चीज, देखिए एक चीज यहाँ पे भी बोल दें कि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। लैंग्वेज समझने की चीज है ना। आप अगर एक चीज को रट लेंगे कि ऐसा ही होगा तो वो हर एक जगह पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। वर्ड पावर में भी, अगर वर्ड मीनिंग में भी अगर एक वर्ड का मीनिंग आप रट कर बैठ जाते हैं तो हर एक जगह पे वो अप्लाई नहीं होगा सर। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसके सेंस को पता करना होता है कि यहाँ पे ये वर्ड का क्या मीनिंग तैयार हो रहा है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बाय द वे हम लोग एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो जरूर करते हैं कि ये सिस्टम है, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत जगह पे आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे काम करना होता है। आप रूल रट कर हर एक जगह को पे सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे समझिए, जैसे अगर बोला जाए कि डू इट, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, डू इट। बताइए ये सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है, रिक्वेस्ट है या सजेशन है? तीन ऑप्शन आपके पास है, बताइए जल्दी से। डू इट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर डू इट बोल रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि ऑर्डर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, ऑर्डर है, लेकिन ये रिक्वेस्ट भी है सर।
ये सजेशन भी है। अब देखिए कैसे हो गया जो, अगर कोई टीचर एक बच्चे से बोल रहे हैं कि जस्ट डू इट, तब वो ऑर्डर हो गया। अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट अगर टीचर से बोल रहा है कि सर डू इट, तो वो क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट से बोल रहा है कि डू इट डेली, डू इट प्रॉपरली, तो वो एक सजेशन हो गया। इसका मतलब हमें समझ में आया कि जैसे जैसे पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू, ये बोलने वाला इंसान, सुनने वाला लिसनर एंड स्पीकर चेंज होता है, पर्सपेक्टिव, उसका सेंटेंस का सेंस, मीनिंग क्या होता जाता है सर, चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप एक चीज को रट लेंगे कि डू इट हमेशा ऑर्डर होगा। क्लियर, समझ रहे हैं ना कैसे बोला गया जो। चलिए तो आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए तो फर्स्ट नंबर आपको समझ में आया सर। सेकेंड नंबर अगर बात कर रहे हैं तो सेकंड नंबर बात करते हैं हम लोग किस चीज की, रिक्वेस्ट की। ठीक है ना, रिक्वेस्ट की बात करें या सजेशन की बात करें, देखिए रिक्वेस्ट की बात करेंगे या सजेशन की बात करें, तो इसमें पीच होता है इनफैक्ट आपका लो है। समझिएगा क्या होता है, पीच आपका लो होता है। ठीक है ना, जब पीच आपका लो होगा तो आप यूज करेंगे पैसिव बनाते टाइम। देखिए पैसिव की बात की जा रही है, पैसिव बनाते टाइम जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, देखिए बहुत पहले ध्यान से आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना, पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को उठाकर रखा गया सब्जेक्ट की जगह पे, उसके बाद आपको लगाना है शुड बी। समझ में आया कि नहीं, क्या लगाना है, शुड बी। उसके जस्ट बाद आपका क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म। क्लियर, ये आपका बन जाएगा पैसिव स्ट्रक्चर। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया ना, कि जब सेंटेंस में बोलने वाले का पिच होगा हाई, इसका मतलब वो बंदा, वो जो बोल रहा है या तो किसी को ऑर्डर दे रहा है, किसी पे कमांड कर रहा है, या वार्निंग दे रहा है किसी को, इसी वजह से उसका पीच बोलने का क्या है सर, हाई है। अगर बोलने वाले का पीच होगा लो, तो वो सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा होगा रिक्वेस्ट, सजेशन और परमिशन। बेसिकली आप परमिशन भी किसी से लेंगे, किसी भी चीज के लिए आप टीचर से भी परमिशन लेते हैं, तो आपकी बोलने की पीच जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। सिंपल सा चीज है। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। देखिए लिखा गया ब्रिंग अ बुक, देखिए बताइएगा क्या लिखा गया है, ब्रिंग अ बुक। बताइए ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या है, ऑब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से समझिए, ब्रिंग व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया, अ बुक। अ बुक सेंटेंस का क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। अच्छा बताइए ब्रिंग अ बुक, अगर हम किसी से बोले तो सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा सर। जब ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा तो आपको पैसिव बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, बताइए जल्दी से, क्या लिखा गया है, देखिए तो पैसिव बनाने के लिए किसकी जरूरत है सर, लेट की। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तो लेट लिख दिया गया, कोई दिक्कत है, ठीक है, लेट लिख दिया। उसके बाद जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे, तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। लेट अ बुक टू बी, आपको पैसिव बनाने के लिए बी की जरूरत है, लेट अ बुक बी। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है ब्राउट। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि नहीं। चलिए लेट अ बुक बी ब्राउट। ओके नेक्स्ट नंबर आते हैं सर, हेल्प द नीडी। बताइए हेल्प द नीडी। अब बताइए ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। सेंटेंस को देखकर आपको पता चलेगा कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है। कैसे, जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तभी ना। हेल्प द नीडी, बताइए अगर हम किसी को बोले कि उसकी हेल्प करो यार, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा मनी है तो डोनेट कर दो कुछ मनी को, उसकी हेल्प कर दो, ठीक है, ऐसा करो वैसा करो। इसका मतलब इनफैक्ट वो क्या कर रहा है, सजेशन एक्सप्रेस कर रहा है। तो सजेशन अगर हम किसी को देंगे उसकी पीच क्या होगी, लो होगी। जब पीच लो होगी तो आप यूज करेंगे किस चीज का सर, शुड बी का। पहले अभी दो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक आपका जब पीच हाई है तो सेंटेंस बना रहे हैं लेट से, जब पीच लो है तो यूज कर रहे हैं शुड बी, ठीक है ना। हेल्प whom, whom का रिप्लाई हो गया द नीडी। द नीडी को उठाकर पहले कीजिए सेंटेंस में, द नीडी। नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, जिनको जरूरत है, ठीक है ना, पैसे की जरूरत है, व्हाटएवर कुछ चीज की, ठीक है। द नीडी शुड बी। आपको पता है ना कि कोई भी मॉडल्स का पैसे बनाते हैं, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी का जब पैसे बनाते हैं तो आपको क्या बी जरूर, कैन बी, शैल बी, शुड बी, मस्ट बी, माइट बी, है ना। तो द नीडी शुड बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प। चलिए बहुत सारे बच्चे सही बनाए, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं सर, गेट आउट। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे। अगर किसी से बोला जाएगा कि गेट आउट का पैसिव बनाइए, गेट आउट, अगर किसी को ऑर्डर दिया जाएगा गेट आउट ऑफ द क्लास। देखिए जब टीचर, जैसे एक बच्चा क्लास में बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, ठीक है ना, इधर हम पढ़ाने में लगे हुए हैं और एक बच्चा क्या कर रहा है, गप कर रहा है पीछे, या दूसरे स्टूडेंट्स को भी क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। अब टीचर क्या बोलेंगे, पीच हाई होगा ना, बोलेंगे गेट आउट ऑफ द क्लास, मतलब बोलने का पीच क्या होगा, हाई होगा। इनफैक्ट क्या एक्सप्रेस कर रहा होगा, ऑर्डर। जब ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा हो तो आप बनाएंगे सेंटेंस किस चीज से, लेट से। लेकिन यहां पे हो गया प्रॉब्लम। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जब हम सेंटेंस लेट से बनाते हैं तो आपको उसके बाद लिखना होता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, लेकिन इस सेंटेंस में तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं।
ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। गेट आउट, कहां पे कोई ऑब्जेक्ट है? जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना रहे तब आता है हमारा थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, किस चीज का? थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट आता है कि पैसिव बनाने के लिए आप यूज करेंगे यू आर, ठीक है ना। अगर सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है तो लिख दीजिए यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है तो लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर प्रोहिबिशन एक्सप्रेस कर रहा है तो लिख दीजिए प्रोहिबिटेड टू। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है जो? ठीक है, एक मिनट, देखिए यू आर प्रोहिबिटेड टू लिख दिया गया। अगर सेंटेंस बेसिकली सजेशन एक्सप्रेस कर रहा है तो लिख दीजिए सजेस्टेड टू। अगर वार्निंग एक्सप्रेस कर रहा है लिख दीजिए यू आर वार्नड टू, ठीक है। और उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा एक्टिव वाला, एक्टिव वॉइस वाला, वो सबका सब एज इट इज लिख दिया जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं इस चीज को एक तरीके से बोल रहे हैं कि क्रैमिंग किए हुए हैं, कि रटे हुए हैं कि जब सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है तो बोल देंगे यू आर ऑर्डर टू, व्हाटएवर जो कुछ भी बोला जा रहा है। अगर रिक्वेस्ट होगा तो बोल देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये बहुत इजी होता है ना, बहुत इजीली वे में सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू करके बनाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे, किस सिचुएशन में हम लोग यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा रहे हैं। हमेशा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। कब लगाएंगे सर? जब जो सेंटेंस का वर्ब होगा वो इंट्रांजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा? थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट किस चीज की बात की जा रही है? इंट्रांजिटिव वर्ब की, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब बोलने का मतलब कि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्लियर है? ये दोनों जो कॉन्सेप्ट आपका तैयार हुआ था, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट आपका तैयार हुआ, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ना, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका किस चीज का था? ट्रांजिटिव वर्ब का। देखिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बहुत असर्टिव से ही बात करते आ रहे हैं। देखिए पूरे का पूरा वॉइस का बेसिकली इसी चीज पर डिपेंडेंट होता है। आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव का आइडेंटिफिकेशन करने आना चाहिए, तभी आप पैसिव बनाने में एक तरीके से मास्टरी हासिल करते हैं, ठीक है। फिर लिखा गया यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, प्रोहिबिटेड टू, सजेस्टेड टू, वांट टू। उसके बाद जो भी एक्टिव वाला स्ट्रक्चर होगा उसको एज इट इज लिख देंगे। ऐसे भी आपको पता है ना कि टू के साथ अगर वर्ब का कोई फॉर्म लिखना होगा तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इतना तो आपको पता है ना, क्लियर। चलिए, तो कब ऐसा होता है सर? जब सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है वो क्या है? इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव है मतलब सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। यहां तक समझ रहे हैं ना? जैसा अगर बोले गेट आउट, तो कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं ना है। बताइए सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग, ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा। ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है, क्या बना दीजिए? यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है ना। यू आर ऑर्डर्ड टू, देखिएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका बैकग्राउंड आपको बता दिया है ना कि सेंटेंस पूरा क्या है? पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे है आई ऑर्डर यू टू गेट आउट। समझिएगा, ये पूरा सेंटेंस क्या है? आई ऑर्डर यू टू गेट आउट। यही वजह है कि इसका पैसिव हम बना रहे हैं यू आर ऑर्डर टू। देखिए आई ऑर्डर यू का अगर पैसिव बनाना हो तो यू को उठाकर आप सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, यू आर, और फिर ऑर्डर का थर्ड फॉर्म करेंगे ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है ना, टू गेट आउट। समझ रहे हैं कि नहीं क्या बोला गया? चलिए आगे लिखा गया, ये चीज आपको समझ में आई? इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट था, इसी वजह से यू आर ऑर्डर टू। अब देखिए क्या होता है ना, देखिए जैसा बोला गया कि टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का। किस चीज का? ट्रांसफॉर्मेशन का। देखिए हर एक बात को क्लियर कर दें, ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया गया कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। अब देखिए चेंज द स्ट्रक्चर में करेंगे, मीनिंग चेंज नहीं करना चाहिए, तो आप स्ट्रक्चर तो कैसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मेथड होगा ना उसका, ठीक है, कि जैसे तैसे लिख देंगे, ऐसा नहीं ना होगा। एक मीनिंग, एक सेंस तैयार होना। आपको बताया गया था कि स्ट्रक्चर का मतलब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ही मैटर करता है जितना मीनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दोनों सही होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा हम कर दिया और वो हमारा सेंटेंस हो सकता है। आपको स्टार्टिंग क्लास में ये चीज बताया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, कीप द प्रॉमिस। अच्छा अगर कोई बंदा बोल दे ना, देखिए आगे बात करेंगे, पहले इतना बना लीजिए, कीप द प्रॉमिस। देखिए कीप द प्रॉमिस, बताइए ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है? आपसे तीन ऑप्शन पूछा गया, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। अगर हम किसी को बोले कीप द प्रॉमिस, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर सजेशन है, ठीक है ना, एक एडवाइस एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर कोई बंदा कुछ बोला, ठीक है ना, एक प्रॉमिस किया, तो क्या बोलेंगे? अपने मतलब जो कुछ भी बोला उस बात पे रहो ना, ठीक है। वैल्यू ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स का वैल्यू होना चाहिए ना, कि आपने बोला कि ये हम करेंगे, ठीक है, और आपने नहीं किया, ठीक है। तो कीप द प्रॉमिस, तो क्या कर रहे हैं? किसी को सजेशन दे रहे हैं। बताइए सजेशन देते टाइम हमारी टोन होगी लो टोन होगी, क्या यूज करेंगे सर? शुड बी, ठीक है ना। द प्रॉमिस बन गया, शुड है तो शुड बी लिख दीजिए, तो प्रॉमिस शुड बी। कीप का थर्ड फॉर्म हो गया सर, कीप का थर्ड फॉर्म हो गया कीप्ड। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका शट द डोर। एक बच्चा विंडो के पास बैठा हुआ, उसे बोलते हैं शट द विंडो, मतलब क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं सर?
बिल्कुल ठीक बोलेंगे, ऑर्डर है, शट द डोर, है ना, स्टैंड अप, ये सब क्या है, ऑर्डर है। जब ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा हूं, ऑर्डर एक्सप्रेस करते टाइम आपकी पिच होगी हाई, पिच जब हाई होगी आप यूज करेंगे किस चीज का, लेट का। समझ में आ रहा है ना आपको, तो क्या करेंगे, लेट हो गया। उसके बाद शट व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया, द डोर। द डोर को उठा के पहले कीजिए, लेट द डोर, ठीक है। उसके बाद आपको पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक क्लियर है। तो लेट द डोर भी शट का थर्ड फॉर्म होता ही शट है। क्या आपको पता है जैसे कट का क्या होता है, कट कट कट, पुट पुट पुट, सिमिलरली शट शट शट, ऐसा बहुत सारा वर्ब होगा ना जिसका वो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, आपको पता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को क्यों लेट का यूज किया गया जो। चलिए नेक्स्ट है सर, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर किसी को बोले डोंट वेस्ट योर टाइम, क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है बताइए। ऑर्डर देकर किसी को बोलेंगे कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, एक समझा रहे हैं ना कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या दिया जा रहा है सर, सजेशन। क्या दिया जा रहा है, कहां पे लिख दिए, ठीक है, सजेशन, क्लियर है, सजेशन। तो सजेशन देने में आपका पिच क्या होगा, लो होगा, समझिएगा, पिच क्या होगा, लो होगा। क्या यूज करेंगे, शुड भी। डोंट वेस्ट व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ होगा, योर टाइम, क्लियर है। तो योर टाइम शुड नॉट बी बेस्ट का थर्ड फॉर्म हो गया बेस्टेड, ठीक है ना। योर टाइम शुड नॉट बी बेस्टेड। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया बेसिकली, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था जो, ठीक है, ब्रिंग, ठीक है ना, क्लियर ना। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे फर्स्ट फिर से एक बार रिकैप कर दे जितना अभी तक बताया गया। देखिए आपको बताया गया कि कभी कभी सेंटेंस को स्टार्टिंग डायरेक्टली वर्ब के फॉर्म से होता है, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट लिखा जाएगा या डू नॉट लिखा जाएगा, ठीक है। अगर ये इस टाइप से सेंटेंस लिखा जाता है, ये एक्सप्रेस कर रहा होता है ऑर्डर, कमांड, वार्निंग, प्रोहिबिशन, सजेशन, रिक्वेस्ट, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग पर डेवलप करते हैं, आप पता कर पाएंगे, ठीक है। ये सब जब एक्टिव में लिखा हुआ होता तो जब इसके पैसिव बनाने की बारी आती है तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं टोन का, ठीक है। टोन हाई और लो दोनों होती है। अगर ऑर्डर की बात करें, वार्निंग की बात करें, प्रोहिबिशन की बात करें, तो इस सिचुएशन में टोन होगा क्या, वार्निंग की बात करें, ठीक है ना, तो टोन क्या होगा बोलने वाले का, टोन होगा बोलने वाले का हाई, ठीक है। तो जब हम इस चीज का पैसिव बनाएंगे तो यूज करेंगे किस चीज का सर, लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आपको पता है, फिर बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद सेंटेंस अगर पिच लो होगा तो एक्सप्रेस कर रहा है रिक्वेस्ट, सजेशन, परमिशन बेसिकली, ठीक है। तो आपको यूज करना होगा शुड बी का, ठीक है। इस सब एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा दिया गया। ये ऑर्डर था, है ना, सजेशन था बेसिकली। ये देखिए इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। देखिए अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, सजेस्टेड टू, ये सब करके तभी बनाते हैं सर जब सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, समझिएगा। चलिए तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए। ओके, एक नजर देखिए, प्रोसीड कर। ओके गाइस, इन तीन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। आप लोग साथ साथ में बनाएंगे, क्लियर है। जैसे कि लिखा गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, काइंडली स्पीक क्लियरली, ठीक है। आपको ये तीन कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, इसी के बेसिस पे करना है। सबसे पहले आपको बताइए ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है सर, ठीक है। बहुत ही आराम से समझिए क्या एक्सप्रेस कर रहा है, बताइए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे सर इसी से तो हमें पता चल रहा है ना कि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है, और काइंडली स्पीक क्लियरली, ठीक है ना। इज देयर एनी ऑब्जेक्ट, बताइए ये सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये जो वर्ब हुआ ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया, समझ रहे हैं ना। आपको पता है ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब रिप्लाई होना चाहिए व्हाट का या whom का, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अदरवाइज वो इंट्रांजिटिव है। जैसे अगर हम पूछें काइंडली स्पीक हाउ का रिप्लाई है, ये किस चीज का रिप्लाई है सर, हाउ का रिप्लाई। और हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। वेयर का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हेन का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये सब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं। अगर रिप्लाई होता व्हाट का, ठीक है ना, तब वो होता क्या, ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस सेंटेंस में जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब का। सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है सर, रिक्वेस्ट। लगा दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्लियर है। देखिए यू आर रिक्वेस्टेड जब लिख दिया गया ना, रिक्वेस्टेड जब लिख दिए तो काइंडली और प्लीज को अपने आप रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जब रिक्वेस्ट लिखा ही गया तो काइंडली लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक क्लियरली, क्लियर है, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक क्लियरली, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं, स्टैंड एट ईज। स्टैंड एट ईज, बताइए क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है। आपको पता है ये सेंटेंस कब बोला जाएगा, जब बेसिकली आर्मी वगैरह का ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है ना, उस कमांडर इन चीफ है, बोलते सीधे खड़े रहो, स्टैंड एट ईज। देखिए बोलने का जो टोन होगा वो क्या होगा सर, हाई होगा। देखिए हम लोग इसी दोनों के बेसिस पे बात कर रहे हैं, टोन हाई एंड टोन लो, क्लियर है। तो बोलने टाइम क्या होगा, टोन लो होगा। बताओ इज देयर एनी ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है,
इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है? सर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है मतलब कॉन्सेप्ट फिर से थर्ड वाला आ गया, इंट्रांजिटिव का। सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है कमांड। क्या एक्सप्रेस कर रहा है सर? कमांड। तो कर लिख दीजिए यू आर कमांडेड टू, क्लियर है, यू आर कमांडेड टू स्टैंड एट ईज, कमांडेड टू स्टैंड एट ई, जैसे एज इट इज लिख दिया गया उसके बाद टू के बाद कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका बैकग्राउंड आपको समझ में आ रहा है ना, इसका बैकग्राउंड क्या है? आई कमांड यू टू स्टैंड एट ईज, ऐसे सेंटेंस बनता है। ये बनता है आई रिक्वेस्ट यू टू स्पीक क्लियरली, ये है, इसी वजह से आप बनाते यू आर रिक्वेस्टेड टू। बार बार आपको बैकग्राउंड भी बता दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए ड्राइव केयरफुली, अब देखिए क्या होता है, बाय द वे एक फ्रेंड के साथ जा रहे होते हैं, बहुत ही अजीब टाइप से बाइक चला रही है या कार ड्राइव कर रहा होता है, ठीक है। अगर उसे कोई बंदा उसके पीछे बैठे हुए थे, ठीक है, उनसे एल्डर्स बड़े लोग बैठे हुए थे, ड्राइव केयरफुली, अगर किसी को बोले ड्राइव केयरफुली, ऐसे कैसे केयरलेसली ड्राइव कर रहे हो, केयरफुली ड्राइव करो, आराम से ड्राइव करो, इसका मतलब सामने वाले को हम दे रहे हैं सजेशन, सजेशन दिया जा रहा है। ड्राइव हाउ, हाउ का रिप्लाई हो गया केयरफुली, इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। इट मींस बताइए इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट आ गया। इंट्रांजिटिव वर्ब में आप डायरेक्टली लिख देंगे यू आर सजेस्टेड टू, क्लियर है ना, यू आर सजेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू। कब लिख रहे हैं सर? जब सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है जो, ठीक है। देखिए अब क्या होता है ना, बाय द वे अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है। बाय द वे क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन में यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू ही दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कैसे, अगर पार्टिकुलर आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया जाए तो आप कौन सा मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीजें ऑप्शन पर डिपेंड करती है। आपको जैसे 4 ऑप्शन दिया गया तो उसी में से ना आप सेलेक्ट करेंगे, अगर चाहे वो रिक्वेस्टेड टू वाला ही क्यों ना हो, अगर ऑब्जेक्ट है उसके बाद भी, ठीक है। चलिए नेवर डिस्टर्ब एनीवन, बताइए नेवर डिस्टर्ब एनीवन, ये क्या एक्सप्रेस करा सर? सजेशन है, ठीक है, सजेशन ही तो है, किसी को डिस्टर्ब मत करो यार, ठीक है। नेवर डिस्टर्ब एनीवन। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि जब नॉट एंड एनी को, जब नॉट एंड एनी सेंटेंस में अलग अलग लिखा हुआ रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्प्लिट फॉर्म, बताया गया था ना, स्प्लिट फॉर्म। और जब ये दोनों को मर्ज कर देते हैं तब हमारा बनता है, जैसे नॉट और एनीवन तो बन जाएगा नो वन, नॉट और एनीथिंग तो बन जाएगा नथिंग, नॉट और एनीबडी तो बन जाएगा नोबडी। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। तो नॉट हो या नेवर हो, नेवर भी तो नॉट ही का मीनिंग तैयार करता है ना, बताइए। तो इसको उठाकर अगर सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो ये बन जाएगा नो वन, क्लियर है। और सजेशन देते टाइम पीच होगा आपका लो, पीच जब लो हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया ना, ऑब्जेक्ट है ना सेंटेंस में, अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, नो वन शुड बी, क्या लगाएंगे आप? नो वन शुड बी डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया डिस्टर्ब। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही था। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन समझ में आए। ये तीनों क्वेश्चन को यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू करके क्यों बनाए? क्योंकि ये था इंट्रांजिटिव, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। अब यहाँ पे ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया, नेवर डिस्टर्ब हुम, हुम का रिप्लाई है एनीवन, इसको उठा कर किए तो ये बन गया नो वन शुड बी डिस्टर्ब्ड, क्लियर है। अब बताइए क्लीन योर रूम, अगर किसी को बोले क्लीन योर रूम, क्या है एक्सप्रेस कर रहा है? रिक्वेस्ट है क्या? ऑर्डर है सिंपली, ठीक है। जब ऑर्डर की बात की जा रही है क्लीन व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया सर? योर रूम। व्हाट का रिप्लाई हो गया योर रूम, मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। जब पीच हाई हो और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? लेट, क्लियर है, पता चल गया ना आपको क्या यूज करेंगे? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे से पहले बना चुके हैं लेट योर रूम, ठीक है, लेट योर रूम बी क्लीन का थर्ड फॉर्म हो गया क्लीन्ड। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। बताइए सिंपल सेंटेंस है बहुत, है ना, क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है? रिस्पेक्ट योर, अब कोई बच्चा बदतमीजी से बात कर रहा है, ठीक है, अपने बड़ों से, ठीक है, तो वहाँ पे कोई खड़े होंगे टीचर वगैरह या कुछ भी, जैसे देखिए अपनों से तो ठीक है, बहुत ही तमीज से बात करते हैं, लेकिन अगर बाहर में कोई बड़े वाला, जैसे ऑटो चलाने वाला हो गया, या यू नो आप जानते हो ना ऑटो वाले कितने भी एज के हो, एक छोटा सा बच्चा भी बहुत बदतमीजी से बात कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक इंसान, मतलब कोई भी उनके फैमिली के या बड़े कुछ भी, उनको समझाएंगे कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़े कोई भी हो, चाहे वो ऑटो चलाने वाला क्यों ना हो या रिक्शा चलाने वाला क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर के बड़े को रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स का मतलब आपसे बड़े जो कुछ भी है, जो भी है, सब ऐसा रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा, ठीक है ना। रिस्पेक्ट तो हम छोटों की भी करते हैं, ऐसा नहीं कि छोटों से हमें सीखने को नहीं मिलता, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट सबको, सब लोग अपने आप में अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग रिस्पेक्टेबल है बेसिकली, ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है सर? ठीक है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? सजेशन। पीच आपका क्या है? पीच है आपका लो, क्या यूज कर देंगे? शुड बी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? योर एल्डर्स, ठीक है ना, योर एल्डर्स
शुड बी, ठीक है, शुड बी रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया सर? रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म हो गया रिस्पेक्टेड। योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है ना। तब बड़ों से कैसे बात करनी है? रिस्पेक्ट के साथ, हर एक, कोई भी हो, ठीक है, ऑटो चलाने वाला भी क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं, 7 नंबर सर, गो। किसी को बोलते हैं गो, क्या है ये? सेंटेंस है क्या? आप समझिएगा, ये जो गो है ना लिखा हुआ, आप तो बोल रहे हैं कि सर एक वर्ब सिर्फ लिख दिए। अगर किसी बोले कम, कम इन, ठीक है, या कम सिर्फ बोलते हैं तो ये सेंटेंस है क्या है? बिल्कुल सेंटेंस है, समझिएगा आप लोग। ये क्या बोला जाता है? जैसे अगर हम किसी को बोले गो ना, तो इसका बैकग्राउंड क्या है ना? आई ऑर्डर यू, ठीक है, आई ऑर्डर यू टू गो, ये है पूरा, समझ रहे हैं ना? आई ऑर्डर यू टू गो, आई ऑर्डर यू गो, ठीक है, क्लियर है। तो इसी वजह से इसका जब पैसिव बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर टू करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। देखिए सेंटेंस इंट्रांजिटिव हो गया ना, इंट्रांजिटिव क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट? थर्ड कॉन्सेप्ट पे आ गए, यू आर, ठीक है, ये चीज समझ में आया, यू आर ऑर्डर्ड टू, क्लियर है। देखिए यहाँ पे यू था तो यू को उठाकर पहले किया गया, यू आर लगाया गया, ऑर्डर का थर्ड फॉर्म हो गया ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, क्लियर है। इस तरीके से कम इन रहेगा तो यू आर ऑर्डर टू कम इन, ठीक है ना। स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, ठीक है। सट अप, यू आर स्टैंड, यू आर ऑर्डर टू सट अप। बताइए सट अप ये सब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई बच्चा मतलब बदतमीज बात कर, सट अप, यू आर ऑर्डर टू सट अप, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है सर, ओपन द विंडो, क्लियर है, ओपन द विंडो। बताइए सिंपल सेंटेंस है, एक बार और आ गया, शट द डोर वाला है ना। ओपन व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या है? द विंडो। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, पीच सेंटेंस का क्या है? हाई है, पीच सेंटेंस का हाई है, क्या यूज करेंगे? लेट, लेट द विंडो, लेट द विंडो बी ओपेंड, क्लियर है, लेट द विंडो बी ओपेंड, क्लियर। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत है, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट का सही था। नेक्स्ट नंबर आते हैं, टेक ऑफ द सन ग्लासेज। अभी कुछ क्या है कि जैसे समर सीजन में बहुत ज़्यादा धूप होता है, तेज़ धूप, ठीक है, तो बाहर सन ग्लासेस लगा लिए, ठीक है, वो बच्चा क्लास में एंट्री कर लिया सन ग्लासेस लगाकर बैठा हुआ है ना, तो टीचर बोले टेक ऑफ योर सन ग्लासेस, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी कि क्लास में सन ग्लासेस लगाकर बैठेंगे, ठीक है ना। तो टेक ऑफ योर सन ग्लासेस, अपना सन ग्लासेस उतारो, क्या है सर? ऑर्डर है। टेक ऑफ व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या होगा? द सन ग्लासेस, ठीक है। क्या यूज करेंगे? पीच हाई है ना, पीच हाई है, किस चीज से बनाएंगे? लेट से बना दीजिए, तो क्या दिक्कत है? लेट व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हो गया द सन ग्लासेस। देखिए आप ही लोग बताइए, हम लिख रहे हैं सिर्फ, क्या बोलिएगा? लेट, देखिए बहुत अच्छा, लेट द सन ग्लासेस, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेट द सन ग्लासेस, बी लगाइए। टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? चलिए बिल्कुल सही बोले, टेकन ऑफ, ठीक है ना, लेट द सन ग्लासेस बी टेकन ऑफ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं, सपोर्ट हिम इन दिस मैटर। देखिए अभी क्या बहुत ज़्यादा लाइफ में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक इंसान, एक दोस्त, कुछ भी हो, ठीक है, उसके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। अब हमें लग रहा है कि ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग मिल जाए 3-4 लोग तो उसका सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते। उसमें से एक बंदा बोलता है ना कि प्लीज सपोर्ट हिम यार, ठीक है, सपोर्ट हिम इन दिस मैटर, ठीक है, उसका थोड़ा सपोर्ट कर दो। कहीं ना कहीं वो बंदा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सजेशन एक्सप्रेस कर रहा है कि ठीक है, प्लीज उसे सपोर्ट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए सपोर्ट हुम, हुम का रिप्लाई क्या हुआ? हिम, ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट हुम, हुम का रिप्लाई क्या हुआ? ही, मतलब ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसको उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे ही। देखिए जब हम किसी बोलेंगे ना कि सपोर्ट कर दो, तो पीच दूसरा वाला आएगा ना, पीच आपका लो होगा ना, मतलब क्या एक्सप्रेस कर रहा है सर? सजेशन। सजेशन में पीच आपका क्या होगा? सजेशन में पीच आपका होगा लो, तो क्या लिखेंगे? ही शुड बी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, ही शुड बी, सपोर्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ही शुड बी सपोर्टेड, ही शुड बी सपोर्टेड इन दिस मैटर, ही शुड बी सपोर्टेड इन दिस मैटर। यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नंबर है, लास्ट है, प्लीज टेक योर सीट। अब देखिए एक बंदा खड़ा है मेरे सामने, ठीक है, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज हैव अ सीट सर, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज टेक योर सीट। इस टाइप से अगर हम बोले ना, प्लीज सिट डाउन, इस टाइप से अगर हम बोले, जैसे बोले कि है ना, जैसे कोई टीचर क्लास में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? स्टैंड अप, ठीक है, तो टीचर क्या बोलते हैं? प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, ठीक है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? रिक्वेस्ट। सिंपल है ना, किसी को भी बोल सकते हैं प्लीज हैव अ सीट, प्लीज सिट डाउन, है ना, प्लीज टेक योर सीट, क्लियर। तो बताइए सेंटेंस क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट, है ना, क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट, तो क्या एक्सप्रेस कर देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। लेकिन यहाँ पे ये देखिएगा, प्लीज टेक व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या है? योर सीट। तो इसको ऐसे भी बनाया जाएगा, ठीक है ना, पहले ऐसे ही बनाएंगे, योर सीट शुड बी टेकन,
ठीक है ना, योर सीट शुड बी टेकन, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि पीच आपका लो है ना, पीच आपका ले, बोलेगा प्लीज टेक व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया? योर सीट। योर सीट को पहले करेंगे, योर सीट शुड बी टेकन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा बना दे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, तो वो भी सही होगा। यही हम बोलना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। आप एक चीज को रटकर ऐसा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसको बस उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो आप जो क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, उल्टा पुल्टा सिर्फ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी अगर कोई बनाए तो वो भी सही है। जैसे देखिए, बार बार आपको बोला जा रहा है कि बाद में क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और ऑप्शन में दिया हुआ है ये वाला जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े कि लेट से नहीं, लेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ना आप ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन अगर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करना होगा? अब आपको एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होगा। तो एप्रोप्रिएट आंसर ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा होगा तो ये वाला होगा। पीच अगर हाई होगा तो एप्रोप्रिएट आंसर आपका ये होगा, ठीक है। इसका मतलब जब आप ओवरऑल बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपके कॉन्सेप्ट में और ज्यादा क्लियरिटी आती है, आप एप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट कर पाते हैं। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चंस ओके। तो एक नजर देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं किस चीज के कॉन्सेप्ट पे? लेट का कॉन्सेप्ट, जो कि आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेट का कॉन्सेप्ट कि लेट मी, लेट अस, लेट हिम, लेट दे का क्या कॉन्सेप्ट है, ओके। तो एक नजर देखिए, फिर प्रोसीड करते हैं, ओके गाइस। अब लेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, कंसंट्रेशन के साथ। देखिए, लिखा गया सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ लेट। अब देखिए, लेट की बात करें तो लेट अपने आप में होता इनफैक्ट एक वर्ब है सर, ठीक है। क्या होता है? वर्ब। और इसका मतलब होता है टू अलाउ, किसी को क्या करना, अलाउ करने के सेंस में यूज होता है मोस्टली, ठीक है। अगर इस लेट की बात करें तो लेट जब सेंटेंस में यूज होता है तो ये एक्सप्रेस कर रहा होता है सजेशन, देखिएगा क्या बोल रहा है, सजेशन, प्रपोजल, देखिए सजेशन, प्रपोजल या परमिशन मोस्टली, ठीक है। सजेशन, प्रपोजल या परमिशन मोस्टली एक्सप्रेस कर रहा होता है जब सेंटेंस आप स्टार्टिंग करते हैं किसी से, लेट से, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए लेट मी डू इट, लेट मी डांस, लेट मी टॉक टू यू, लेट मी स्लीप, व्हाटएवर, जब लेट मी करके आप बोलते हैं ना, इसका मतलब सामने वाले से आप लेते हैं इनफैक्ट परमिशन। क्या लेते हैं सर? परमिशन। लेकिन अगर कोई बोले लेट अस डांस, लेट अस वॉच अ मूवी, लेट्स हैव डिनर, लेट्स पार्टी, व्हाटएवर, इस टाइप से कुछ भी बोलते हैं, लेट अस। ऑब्जर्व कीजिएगा कि लेट के बाद जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो हो क्या? इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और जब लेट अस की बात करते हैं तो वो एक्सप्रेस करता है इनफैक्ट सजेशन या प्रपोजल। क्लियर है? इसका मतलब समझ में आया कि आपका स्टार्टिंग सेंटेंस किस चीज से हो रहा है सर? लेट से, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपको पता है कि जब भी लिखा जाएगा तो सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर तैयार होगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या हो सकता है देखिएगा, इस ऑब्जेक्ट की जगह पे मी हो सकता है, हिम हो सकता है, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट अस, ठीक है, लेट देम, और किसी का नेम भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोला जा रहा है जो, ठीक है। अब जैसे जैसे यूज होगा उसका सेंस बदलता जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि किस सिचुएशन में हम क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसका क्या मीनिंग तैयार हो रहा है जो। चलिए देखिए, साथ साथ में पहले समझते जाइएगा, ठीक है, फिर आप लोग खुद भी बना ले जाएंगे, ओके। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लेट हिम डू दिस वर्क। देखिए, सबसे पहले बात कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपका क्या है? एक्टिव का स्ट्रक्चर हुआ कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव के, उसके जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, फिर डॉट डॉट डॉट। जब पैसिव बनाने की बात आएगी ना, देखिएगा, जब पैसिव बनाने की बात आएगी, ठीक है, तो क्या करेंगे? पहली बात तो जैसे अगर लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो लेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट से सेंटेंस का स्टार्टिंग हुआ, इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि अभी ना बताएगा, अभी लेट से सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बी के साथ लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब का क्या लगाना होगा, थर्ड फॉर्म, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? मतलब लेट के बाद ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस का होगा उस ऑब्जेक्ट। देखिए, इसमें भी आपको क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आपका ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है सर। किस चीज का? देखिए, कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहा है ये, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अगर ट्रांजिटिव है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, अगर सेंटेंस इनट्रांजिटिव मतलब वर्ब इनट्रांजिटिव है, मतलब उस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो सेंटेंस में किस ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले लाएंगे, ठीक है ना, यही प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, तो देखिए कहां पे ट्रांजिटिव है, कहां पे इनट्रांजिटिव है, कैसे ट्रांजिटिव का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और कैसे इनट्रांजिटिव का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हम लोग एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। चलिए, लिखा गया लेट हिम डू दिस वर्क। बताइए, लेट हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ, लेट हिम डू व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया सर? दिस वर्क। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको बताएगा कि अगर इस टाइप से सेंटेंस है तो लेट का लेट ही लिख दीजिए, ठीक है। पहली बात तो लेट हो गया। लेट व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या है? दिस वर्क। लेट दिस वर्क
ठीक है, लेट दिस वर्क। उसके बाद आपको पैसिव के लिए बी की जरूरत है, तो लेट दिस वर्क वी। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? डू का थर्ड फॉर्म हो गया सर डन बाय हिम। कोई दिक्कत है बताइए, एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि अगर सेंटेंस में बेसिकली लेट हिम, लेट हर ये सब है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो पहले तो लेट को लेट ही रहने दीजिए। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे रखिए, तो लेट दिस वर्क, उसके बाद बी लगाना होगा, बी के साथ थर्ड फॉर्म, आपको पता है पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट, बी के साथ आपके थर्ड फॉर्म का एडिशन, उसके बाद बाई जो कुछ भी है लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू इट। अब बताइए सेंटेंस का क्या करेंगे? लेट अस डू इट, समझिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे था लेट हिम, ठीक है, और यहाँ पे है क्या? लेट अस। तो जब लेटस की बात करते हैं ना, तो लेटस सेंटेंस इनफैक्ट एक्सप्रेस करता है सजेशन। क्या एक्सप्रेस करता है सर? सजेशन। और सजेशन के लिए आपको बताया गया था कि पीच होती है सजेशन में लो। अभी 5 मिनट पहले तो बताया गया कि सजेशन में पीच होती है लो, और हम लोग यूज करते हैं इनफैक्ट शुड बी का। ठीक है, जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जस्ट शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही तो आपको बताया गया ना। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे देखिए लेट अस डू व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हो गया इट। इट को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाइए, उसके बाद आपको लिखना होगा क्या? शुड। इट शुड बी। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो गया सर? डन। बाई अस लिखने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी डन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट नंबर पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर, लेट मी कुक फूड। बताइए, लेट मी कुक फूड। अब देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, बार बार क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के इसको बदलकर आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया था हिम, फिर हो गया अस, फिर हो गया मी, और फिर से मी है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा। आप लेट मी कुक द फूड और एक है लेट मी प्ले हियर। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, दोनों सेंटेंस में बिल्कुल डिफरेंस है। एक सेंटेंस में सर ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है और एक सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, लेट मी कुक व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई है द फूड, मतलब द फूड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। लेकिन पूछा जाएगा लेट मी प्ले, तो व्हाट है? लेट मी प्ले व्हाट? लेट मी प्ले होम नहीं है, लेट मी प्ले वेयर। जब वेयर का रिप्लाई हो गया मतलब ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है वो इनट्रांजिटिव हो गया। क्लियर है? देखिए अब ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। सबसे पहले ट्रांजिटिव वाले को बताएं, तो जब भी ट्रांजिटिव होगा तो सेंटेंस का स्टार्टिंग जैसे लेट है तो लेट लिख दिए। लेट मी कुक व्हाट, तो व्हाट है द फूड, द फूड को उठाकर पहले रखिए। लेट द फूड, उसके बाद लेट के लिए आपको क्या चाहिए? बी चाहिए। लेट द फूड बी कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया सर? कुक का थर्ड फॉर्म हो गया कुकड। लेट द फूड बी कुकड। ठीक है, और यहाँ पे बाई मी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई बी भी लिख सकते हैं। लेट द फूड बी कुकड बाई मी। लेकिन इस सेंटेंस की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लेट से नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब यहाँ पे एक चीज आपको पीछे वाला रिमाइंड करना होगा कि जब हम लेट मी की बात करते हैं, लेट मी डू इट, लेट मी स्लीप, लेट मी डांस, लेट मी टॉक टू यू, लेट मी आस्क वन क्वेश्चंस, व्हाटएवर इस टाइप से लेट मी करके बोलते हैं, तो इनफैक्ट आप करते क्या हैं? सामने वाले से लेते हैं परमिशन। समझ में आपको? क्या बोलते हैं सर? सामने वाले से ले रहे होते हैं आप परमिशन। और परमिशन अगर हम किसी से लेंगे तो परमिशन में सामने वाला बंदा करेगा हमें अलाउ। ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है सर। अगर हम किसी से परमिशन लेंगे तो सामने वाला बंदा हमें करेगा उस चीज के लिए अलाउ, और अलाउ करने की होती है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं में। देखिए कितना पॉइंट है, पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले चीज, अगर हम लेट मी से बोल रहे हैं तो लेट मी जैसे ही बोला जाएगा लेट मी कुछ भी करने के लिए, तो सामने वाले से हम ले रहे हैं परमिशन। परमिशन अगर ले रहे हैं तो सामने वाला बंदा हमें करेगा अलाउ, और अलाउ करने के लिए, अलाउ करने की होती है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं मे या माइट। क्लियर है ना? चलिए, तो लेट मी प्ले हेयर, तो लेट मी इनफैक्ट एक्शन कोई और करेगा सर। आई मे बी, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां पे रखिए, आई मे बी, अलाउ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अलाउड। आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर। देखिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सब क्या कर रहे हैं, आपको समझना है चीजों को। ठीक है ना? अंडरस्टैंडिंग का चीज है, हर एक सेंटेंस के लिए अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, समझ डेवलप करिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। लेट मी प्ले हेयर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग लेट से बना देते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इस सेंटेंस में और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी वजह से क्या लिख देंगे? आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखा गया, लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी। बताइए, लेट अस ऑर्गेनाइज व्हाट? देखिए ऑब्जर्व कीजिएगा, लेट अस ऑर्गेनाइज व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हो गया अ पार्टी। अ पार्टी को, अच्छा
लेटेस्ट की बात करते हैं तो एक्सप्रेस करता क्या है इनफैक्ट सजेशन। सजेशन के लिए में पिच आपकी होती है लो, जब पिच लो होती है आप यूज करते हैं शुड बी का। क्या लिख देंगे सर? अ पार्टी शुड बी, देखिए अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज का थर्ड फॉर्म हो गया ऑर्गेनाइज्ड। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही हुआ, पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो लिखा गया लेट अस हेल्प द पुअर। देखिए लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस हेल्प whom, ऑब्जर्व कीजिएगा whom का रिप्लाई है द पुअर, मतलब ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। इसको उठाकर आप पहले कीजिए तो क्या लिख देंगे? द पुअर। देखिए द पुअर शुड बी लगाया गया, पता है ना क्यों? क्योंकि सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है सजेशन। द पुअर शुड बी हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो गया सर? हेल्प्ड। देखिए अगर आप जब बनाएंगे तो बुक में भी थोड़ा डिफरेंट टाइप से दिया हुआ होगा या कोई और टीचर कुछ और तरीके से बताएंगे। देखिए सब जगह पे सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? आप कुछ भी एक देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट है। बस जो क्राइटेरिया फॉलो करे, जो मेथड वो सही है, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? वही चीज़ है, बस एक जनरल आप माइंड में रखते हैं कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है? चलिए बाकी और कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर है सर लेट अस स्टे हियर। अच्छा आप देखिए फिर से ऑब्जर्व कीजिएगा, लेट अस हेल्प, लेटस यहाँ पे भी है और लेटस यहाँ पे भी है, ठीक है? दोनों में लेटस है। तो आपको पता है कि लेटस की अगर हम बात करते हैं तो लेटस इनफैक्ट एक्सप्रेस करता है सजेशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लेटस हेल्प हूम, इस सेंटेंस में था ऑब्जेक्ट तो सही था, हम लोग ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे किए, शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिए, पैसिव ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन इस सेंटेंस में तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। लेटस स्टे हियर, लेटस स्टे वेयर, तो वेयर का रिप्लाई है हियर, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात की जा रही है। सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट चला गया इंट्रांजिटिव का। तो बनाइए अब इट इज सजेस्टेड दैट, देखिए क्या लिखा गया सर? इट इज सजेशन एक्सप्रेस किया जा रहा है, लिख दीजिए इट इज सजेस्टेड दैट। देखिए इस यू को, इस अस को आप सब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाएंगे, क्या बच जाएगा? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हियर, वी शुड स्टे हियर। कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं ना? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, इस वजह से ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे रखा गया। लेकिन यहाँ पे कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, इसी वजह से यहाँ पे आपको लगाना पड़ा इट इज सजेस्टेड दैट। आपको बताया गया था कि ईट हम लोग कब यूज करते हैं, ईट का कॉन्सेप्ट क्या था जो, ठीक है ना? आपको बताया गया था ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। लेट हर टेक द रिस्क, बताइए लेट हर टेक द रिस्क क्या एक्सप्रेस कर रहा है? लेट हर टेक व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया? द रिस्क। द रिस्क को उठाकर पहले करना है, लेकिन क्या करेंगे? पहले आपको लेट लगाना होगा। क्लियर है? लेट हिम होगा, लेट हर होगा, इस टाइप का। तो क्या करेंगे? लेट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। लेट द रिस्क, देखिए लेट द रिस्क बी टेकन, लेट द रिस्क बी टेकन बाई हर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट लिखा गया है लेट राखी गो, लेट राखी गो, समझिएगा लेट राखी गो क्या एक्सप्रेस कर रहा है सेंटेंस? देखिए सामने वाले बंदे को बोल रहे कि लेट हिम कम, लेट हिम स्लीप। देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा आप, लेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सबको, ठीक है ना? आप समझ जाएंगे ना। जैसे अगर हम बोले लेट मी, तो लेट मी बोलने का मतलब परमिशन ले रहे होते हैं, लेकिन अगर हम बोले लेट हिम या लेट हर, तो देखिए ऑब्जर्व कीजिएगा थोड़ा सा फिर से। जैसे अगर हम बोले लेट मी, ऑब्जर्व कीजिए फिर से बता रहे लेट मी, तो एक हम है और एक सामने बंदा है, मतलब सामने वाले से हम परमिशन ले रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। लेकिन अगर हम बोले लेट हिम, तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। क्यों? कैसे 3 लोग हैं जो समझिए, एक तो हम बोलने वाले हो गए स्पीकर, एक हमें सुनने वाला हो गया लिसनर, और एक हम जिसके लिए बोल रहे हैं वो थर्ड पर्सन। लेट हिम, तो हिम कोई और है, हिम एंड हर होता इनफैक्ट थर्ड पर्सन है। इसका मतलब जब हम लेट हिम और लेट हर की बात करते हैं तो सेंटेंस में उस टाइम एक पर्सन नहीं होता, कितना पर्सन होता है? 3 पर्सन, 3 इंसान की बात होती है। एक स्पीकर भी होगा और एक लिसनर भी होगा और एक थर्ड पर्सन भी होगा, तभी हम बोलते हैं लेट हिम कम इन, लेट हिम गो आउटसाइड, लेट हिम स्लीप, लेट हिम, ठीक है ना? लेकिन जब लेट मी बोलते हैं तो कितने लोग होते हैं? 2, एक स्पीकर और एक लिसनर। ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? चलिए तो लेट राखी गो, कितने लोग हो गए? 3 लोग। हम सामने वाले को बोल रहे हैं लेट राखी गो, मतलब उसे सजेशन दे रहे हैं कि उसे जाने दो या उसे आने दो, उसे सोने दो, व्हाटएवर। सामने वाला सजेशन, मतलब सामने वाले को सजेशन दे रहे हैं, यू आर सजेस्टेड टू, देखिए यू आर सजेस्टेड टू। देखिए लेट आपको बताया गया कि लेट होता है इनफैक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, और लेट का मतलब होता है इनफैक्ट अलाउ करना, किसी को कोई चीज करने देना, हिंदी में बोला चाहेंगे, ठीक है ना? अगर तुम बोलोगे, अब बोलोगे कि
ठीक है, मुझे मार्केट जाने दो तो क्या बोलेंगे, लेट मी गो टू मार्केट। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे डांस करने दो, ठीक है, लेट मी डांस। क्लियर, इस टाइप से सेंटेंस बोलेंगे। यू आर सजेस्टेड टू लेट राखी गो। क्लियर है, लेट राखी गो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना क्यों बनाया गया जो। चलिए लास्ट सेंटेंस आपके पास लिखा गया सर, लेट अस टैकल द प्रॉब्लम। देखिए एक चीज यहाँ पे आपको बता दें, ये जो टैकल वर्ड है, आपको पता है टैकल, प्रॉब्लम को आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को जनरली बंदा सॉल्व करता है, सॉल्व यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ सॉल्व वर्ड नहीं यूज करते हैं, वर्ड पावर में अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं सर, एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टैकल द प्रॉब्लम, सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, एड्रेस द प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर है, रिजॉल्व द प्रॉब्लम एज वेल। ओके, तो लेट अस टैकल व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया, द प्रॉब्लम। देखिए आज की बात करते हैं, सेंटेंस एक्सप्रेस करता है सजेशन, और सजेशन होने के बाद भी सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, द प्रॉब्लम सजेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे, सजेशन में पीच आपका होता है लो, आप यूज करते हैं शुड बी, द प्रॉब्लम, देखिए द प्रॉब्लम शुड बी टैकल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टैकल्ड, टैकल का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टैकल्ड, रेगुलर वर्ब है। ओके, तो लेट का कॉन्सेप्ट यहां तक आप लोगों को समझ में आया ना, कि लेट मी होता है तो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट यू, लेट राखी, व्हाटएवर, ठीक है। लेट अस होता है तो क्या एक्सप्रेस करता है, और कैसे हम अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, ना कि रट्टाफिकेशन, ठीक है, कि इस चीज को रट ले कि ऐसे ही होगा। अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि कहां ट्रांजिटिव का यूज किया जा रहा है, कहां पे इंट्रांजिटिव का यूज किया जा रहा है। अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को हम आगे कर सकते हैं, लेकिन अगर इंट्रांजिटिव ही नहीं है तो वहां पे आपको यूज करना होगा इट इज सजेस्टेड दैट। अगर मी लिखा हुआ है तो लिखेंगे आई मे बी अलाउड टू। क्यों ऐसा हो रहा है, जो आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक नजर देखिए, हम यहां तक हमारा सारा इंपैरेटिव का कॉन्सेप्ट जितना भी था, ठीक है ना, हम लोग 4-5 कॉन्सेप्ट जो भी देखे, सारा इंपैरेटिव्स का कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया है, फिनिश हो गया। तो बस 8, 10, 12 क्वेश्चंस की हम लोग मिक्स्ड प्रैक्टिस इंपैरेटिव की कर लेते हैं, बस 5-10 मिनट में आपका क्लास फिनिश होने वाला है। एक नजर देखिए, प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, आप लोग साथ साथ में जल्दी जल्दी बनाइए, 5-10 मिनट में फिनिश हो जाएगा, ठीक है, सबको बनाना है। ओके, लिखा गया फर्स्ट नंबर, प्लीज कम इन टाइम। सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल ही, फर्स्ट सेंटेंस सिंपल से स्टार्ट किया गया है, प्लीज कम इन टाइम। अगर किसी को बोले बताइए सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, इज देयर एनी ऑब्जेक्ट, बताइए, बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सर। कम इनफैक्ट होता क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, कम, गो, ये सब की बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको थर्ड कॉन्सेप्ट माइंड में आया, इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट आया ना, क्या लिख देंगे डायरेक्टली, यू आर रिक्वेस्टेड टू। सिंपल सा चीज है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता वैसे बना देंगे आप लोग, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन टाइम। सही हो गया, चलिए बिल्कुल सही हुआ, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर आते हैं, डोनेट सम मनी। बताइए, डोनेट सम मनी। अगर किसी को बोले, ठीक है, कि अगर ज़्यादा तुम्हारे पास मनी है तो डोनेट कर दो यार, ठीक है, पुअर को दे दो, हेल्प कर दो। अगर इस टाइप से अगर कुछ बोलेंगे, मतलब सामने वाले को क्या कर रहे हैं, सामने वाले को दे रहे हैं इनफैक्ट सजेशन, सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा काम करो। सजेशन देते टाइम आपकी पीच होती है लो, आप यूज करेंगे शुड बी का। डोनेट्स व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया, द मनी, सम मनी, सॉरी, डोनेट व्हाट, तो सम मनी, सम मनी को उठाकर पहले कीजिए, सम मनी शुड बी, डोनेट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, डोनेटेड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं, कॉल द अटेंडेंट। ठीक है, अगर किसी को बोले कॉल द अटेंडेंट, क्या एक्सप्रेस कर रहा है सेंटेंस, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर ऑर्डर है, बिल्कुल ठीक हो आप लोग। चलिए सब ऑर्डर है बनाइए, कैसे बनाएंगे पैसिव, और पीच आपकी क्या है, हाई है, पीच जब हाई है बना दीजिए लेट का यूज करके। चलिए लिखिए, बताइए क्या लिखे, चलिए लेट लिख दिए, आगे बोलिए क्या लिखे, लेट कॉल whom का रिप्लाई क्या है, द अटेंडेंट, ठीक है, तो लेट द अटेंडेंट, चलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, लेट द अटेंडेंट बी, कॉल का थर्ड फॉर्म हो गया कॉल्ड, लेट द अटेंडेंट बी कॉल्ड। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर आते हैं, कीप द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अगर हम किसी को डॉक्यूमेंट दे दें, ठीक है, या किसी को सजेशन ही देंगे ना कि अरे डॉक्यूमेंट जैसे जैसे रखते हो, कीप द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ठीक है, तो इनफैक्ट क्या कर रहे हैं, सजेशन ही तो दे रहे हैं ना। देखिए तो कीप व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या है सर, द डॉक्यूमेंट्स है, व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, द डॉक्यूमेंट्स, मतलब द डॉक्यूमेंट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसको उठा कर रखिए सब्जेक्ट की जगह पे, द डॉक्यूमेंट्स, आगे बताइए क्या लिखे हैं, जल्दी बताइए। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो सर शुड बी लिखे, इसमें इतना सोचना क्या है, चलिए बिल्कुल सही बोले आप लोग, द डॉक्यूमेंट्स शुड बी, कीप का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, केप्ट हो गया। चलिए वेरी गुड, ये चारों सबका सही था। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं, 5 नंबर पे आते हैं, हेल्प मी। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, लेकिन बताइए हेल्प मी, बताइए क्या करेंगे। देखिए इसको बनाने का
पहली बात तो हेल्प हुम, तो हुम का देखिए अगर किसी से आप हेल्प मांगेंगे तो आपकी पीच क्या होती है, लो होगी, तो शुड बी का यूज करेंगे। इस आई को पहले उठाएंगे, मी को उठाएंगे तो लिखेंगे आई शुड बी हेल्प, ये हो गया आपका, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे या बुक में भी बहुत सारा लिखा हुआ रहता है कि सर डायरेक्टली आप यू रिक्वेस्टेड टू करके बना दीजिए। देखिए आपको बोला जा रहा है कि वो चीज़ गलत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप वैसा तभी करते हैं, यू आर ऑर्डर टू रिक्वेस्टेड टू सजेस्ट टू। देखिए बहुत केयरफुल्ली इस चीज़ को समझ लीजिए कि वैसा तभी हम लोग करते हैं। देखिए ईजी रास्ता सब अपना लेते हैं कि बहुत ईजी लगता है, मज़ा आता है ऐसे बनाने में, लेकिन जो मज़ा आ रहा है रिलेवेंट नहीं है तो वो सही नहीं है ना। कब ऐसा करते हैं, जब सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब इनट्रांजिटिव होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, तब उस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। अगर इन कोई बोले कि चलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, चलिए वो भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एप्रोप्रिएट क्या है, एप्रोप्रिएट क्या है, ऊपर वाला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं, इंड द वॉर प्लीज। अब बताइए, बोला इंड द वॉर प्लीज, क्या करेंगे, सजेशन है इनफैक्ट। देखिए आपको लग रहा है प्लीज लगा हुआ है तब तो रिक्वेस्ट है, चलिए रिक्वेस्ट भी है, प्लीज लगा हुआ है तो क्या है, रिक्वेस्ट है, तो पीच आपकी होगी इनफैक्ट लो ही ना, तो पीच लो के लिए अभी बताया गया इंड व्हाट, तो व्हाट वॉर शुड बी, द वॉर शुड बी, इंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडेड, द वॉर शुड बी इंडेड। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डू नॉट स्मोक हेयर। अगर आप किसी से बोलेंगे डू नॉट स्मोक हेयर, कहीं पे लिखा हो रहता है ना गाइस, डू नॉट स्पार्क हेयर, डू नॉट स्मोक, है ना, इस टाइप से जब लिखा हो रहा है तो इसका मतलब इनफैक्ट क्या किया जा रहा है, वहां पे प्रोहिबिट किया जा रहा है, सामने वाले को प्रोहिबिशन दिया जा रहा है, ठीक है, प्रोहिबिट किया जा रहा है कि ये काम ना करे, क्लियर। अच्छा तो लिखा गया डू नॉट स्मोक हेयर, क्लियर। और सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या लिखेंगे डायरेक्टली, यू आर प्रोहिबिटेड टू, ठीक है ना, यू आर प्रोहिबिटेड, देखिए अब प्रोहिबिटेड टू स्मोक हेयर, यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हेयर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे सर नॉट कहाँ गायब कर दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप प्रोहिबिट का यूज करते हैं तो प्रोहिबिट एक ऐसा वर्ड है जिसमें नॉट का मीनिंग ऑलरेडी हिडन होता है, ठीक है ना। इस वजह से जब आप सेंटेंस में प्रोहिबिटेड लिख देंगे ना तो आपको नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट लिखेंगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ओके। तो यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हेयर, डू नॉट स्मोक हेयर, यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हेयर। दूसरे तरीके से बना सकते हैं, किसी को वार्निंग भी दिया जा सकता है, जैसे एक बंदा एक बार पीते हुए पकड़ा गया, एक बार स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया, दोबारा ठीक है, आप बोल रहे लास्ट डू नॉट स्मोक हेयर, ठीक है, वार्निंग दिया जा रहा है बहुत ज्यादा, है ना, तो ये भी बोल देंगे यू आर वार्न्ड, वार्निंग दिया जा रहा है तो क्या बना देंगे, वार्न्ड। लेकिन वार्न्ड जब लिखेंगे तो आपको लिखना होगा नॉट टू स्मोक हेयर, कोई दिक्कत है, यू आर वार्न्ड नॉट टू स्मोक हेयर। लेकिन अगर प्रोहिबिटेड तो यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हेयर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7 नंबर समझ में आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही था। नेक्स्ट नंबर आते हैं, डू नॉट सीट हियर एंड डिस्टर्ब्स अदर। देखिए दो सेंटेंस यहाँ पे कंबाइन किया गया है, एक तो है आपका डू नॉट सीट हियर और दूसरा है डिस्टर्ब अदर्स, है ना, दो सेंटेंस आपका कंबाइन किया गया। बताइए कैसे बनाएंगे पैसिव, डू नॉट सीट हियर का, तो पहले तो ये सेंटेंस प्रोहिबिशन है, सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लिख दीजिए यू आर प्रोहिबिटेड टू, यू आर प्रोहिबिटेड टू सीट हियर, सीट हियर हो गया यहाँ तक तो ये सेंटेंस का बन गया ना, यू आर प्रोहिबिटेड टू सीट हियर, और आगे एंड है तो एंड लिख दिए। अब बताइए डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरा सेंटेंस क्या है, डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, तो सेंटेंस हमारा क्या है, डू नॉट डिस्टर्ब हुम, हुम का रिप्लाई क्या हुआ सर, अदर्स, है ना। अब बताइए क्या है यहाँ पे मना किया जा रहा है ना, पीछ आपका क्या होगा, हाई होगा, है ना, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो लेट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं, क्लियर है ना, ऑब्जेक्ट है ना सेंटेंस में, अदर्स क्या है, इनफैक्ट अदर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही है ना, तो लेट अदर्स सेंटेंस निगेटिव है तो लिख दीजिए नॉट बी डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिस्टर्ब्ड, लेट अदर्स नॉट बी डिस्टर्ब्ड, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही से समझ में आ गया ना यहाँ तक। देखिए ये प्रोहिबिशन था इस सेंटेंस का तो लिख दिया यू आर प्रोहिबिटेड टू सीट हियर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इस वजह से। एंड देखिए डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, तो डू नॉट डिस्टर्ब हुम का रिप्लाई अदर्स है, मतलब ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस बना दीजिए लेट से, क्योंकि बोलते टाइम पीछ हाई है ना। चलिए तो लेट अदर्स नॉट बी डिस्टर्ब। नेक्स्ट नंबर आते हैं सर, लेट द म्यूजिक प्ले। बताइए लेट द म्यूजिक प्ले। अब देखिए क्या होता है, सिचुएशन को आपको समझना है, लेट वाले में आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है बहुत ज़्यादा। जैसे क्या होता है कि बाय द वे एक बच्चा जो है म्यूजिक बजा रहा था, ठीक है ना, म्यूजिक प्ले कर रहा था, किए हुए था, और जैसे ही टीचर आते हैं
तो वो बंद कर देता है, ठीक है ना, क्लोज कर देता है, ऑफ कर देता है म्यूजिक को। क्लियर? तो टीचर बोलता है लेट द म्यूजिक प्ले, बजने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट द म्यूजिक प्ले, म्यूजिक बजने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब टीचर कहीं ना कहीं उसे प्रपोजल दे रहे हैं कि बजने दो, कोई भी आज के दिन बजने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सामने वाले को बोलेंगे तो सामने वाला होगा यू आर प्रोपोज्ड, अभी आपको बताया गया था, यू आर प्रोपोज्ड टू लेट द म्यूजिक प्ले, यू आर प्रोपोज टू लेट द म्यूजिक प्ले। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि सर लेट वाले को कैसे कैसे आप बना देते हैं, कभी ये लिख देते हैं, कभी वो लिख देते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। क्लियर? कुछ भी कन्फ्यूजन नाम का चीज़ नहीं, आप जब तक ठीक है 10-12 क्वेश्चन खुद से बना लेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, सिंपल सा सेंटेंस है, सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या लिख देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, सिंपल लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तो बहुत आसानी से सब लोग बना लेते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, और प्लीज एंड काइंडली को क्या कर लेते हैं? इलिमिनेट कर देते हैं। आगे लिखा गया काइंडली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंडली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, तो काइंडली देखकर आप बोलेंगे कि सेंटेंस रिक्वेस्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ना, काइंडली टेक व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या है सर? द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले कीजिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, शुड भी लगाना होगा क्योंकि पीच लो है बोलते टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, पीच हाई पीच लो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। शुड बी, टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन। लेकिन अगर कोई बोले कि सर अगर प्लीज लगा हुआ तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाएंगे ऑब्जेक्ट रहने के बावजूद भी, बना दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यही आपको देखना है कि कौन ज़्यादा रिलेवेंट होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर MCQ टाइप का अगर एग्जाम में दिया गया तो अगर कोई बंदा लिख दे यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी हम गलत नहीं बोल रहे कि सर वो गलत है, लेकिन कहाँ पे बनाते वो आपको पता है ना कि इनट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट में, लेकिन इसमें भी बहुत लोग बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर? लेट देम गो देयर, बताइए, लेट देम गो देयर, बताइए, लेट देम गो देयर, क्या बनाएंगे आप? लेट देम, सामने वाले को बोल रहे हैं, उसने उन लोगों को जाने दो, हम क्या बोल रहे हैं? सजेशन देंगे सामने वाले को, अरे जाने दो यार, छोड़ दो, लेट देम गो देयर, उन लोगों को जाने दो। ठीक है, मतलब सजेशन दे रहे हैं। इट इज सजेस्टेड दैट, लिख दीजिए। देखिए सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं था, यही वजह है कि हम लोग इट इज सजेस्टेड लगाए। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले कर देते, ठीक है ना। तो इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, अब देखिए यहाँ पे देम है तो दे कर दीजिए, अगर अस होता तो बी कर देते। क्लियर है? अस होता तो बी कर देते ना। लेट अस गो देयर तो क्या करते? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो देयर, लिखा हुआ है लेट देम गो देयर तो लिख दीजिए इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड गो देयर। क्लियर है? दे शुड गो देयर। क्लियर है? चलिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किस चीज में। देखिए लेट वाला फिर से बोलते हैं, लेट मी, लेट अस, लेट हिम, लेट हर, ठीक है, लेट देम या लेट कुछ और भी लिखा हुआ हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेट मी की जब बात करते हैं वो परमिशन होता है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को उठाकर आप सब्जेक्ट की जगह पे करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बनाएंगे आई मे बी अलाउड टू। क्यों बनाते हैं? जो आपका कॉन्सेप्ट पता चल गया। दूसरा बताया गया लेटस, लेटस अगर एक्सप्रेस करता है तो सजेशन की बात करते हैं, लेटस लिखा हुआ है तो सजेशन की बात करते हैं। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड बी का यूज करके थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब बनाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट करके, जैसे ऐसे बनाएगा इट इज सजेस्टेड दैट। क्लियर है? हम समझे ना? जैसे अगर बोले ना कि लेट अस डांस, चलो डांस करते हैं, लेट्स डांस, तो क्या बनाएंगे? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, चलिए। लेट हिम अगर लिखा हुआ है, लेट हर लिखा हुआ है, लेट देम लिखा हुआ है तो सामने वाले को सजेशन देते हैं, तब बनाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर रखिए और सेंटेंस का स्टार्टिंग ही करेंगे लेट से। ठीक है? जैसे अगर हम बोले ना, देखिए एक और लिख देते हैं, लेट हिम डू इट। ठीक है? यहाँ बोले लेट हिम टेक इट, ऐसे अगर हम बोले लेट हिम टेक इट, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? लेट इट बी टेकन, लेट इट बी टेकन बाई हिम। ठीक है? अगर हम बोले लेट हर ईट अ बर्गर, अगर हम बोले लेट हर ईट अ पिज्जा, ऐसे अगर बोले लेट हर ईट अ पिज्जा, बताइए लेट हर ईट व्हाट? ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या बनाएंगे? लेट, ठीक है, लेट अ पिज्जा, लेट अ पिज्जा बी ईटन बाई हर। ठीक है? समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बोले ना कि लेट हर स्लीप, लेट हर डांस, लेट हर गो, लेट हर कम, तब बन जाएगा ये इट इज सजेस्टेड दैट से, इट इज सजेस्टेड। ठीक है ना? यू आर सजेस्टेड टू
यू आर सजेस्टेड टू लेट हर गो, यू आर सजेस्टेड टू लेट हर कम, इस टाइप से बन जाएगा। ओके, मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल खेल है अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, आपको एक बार में नहीं समझ में, आप जहाँ पे पॉइंट समझ में नहीं है वहाँ पे फिर से रिकैप करके देखिए। ठीक है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सारे का नोट्स डाला हुआ होगा आज की क्लास का। ठीक है, सारे क्लास में, ठीक है ना, तो सारे क्लास का आपका नोट्स डाला हुआ है। आपको क्या करना है, पूरा लेक्चर आप देख ही लिए, आप नोट्स बनाइए एक बार। जब नोट्स आप बना लेंगे एक बार, आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। प्रैक्टिस, क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा डे 5 कंप्लीट हो गया इंपैरेटिव सेंटेंस का। एक क्लास आपका और बचा हुआ हो गया, किस चीज़ का, रूट सेंटेंसेस का एंड इन्फिनेटिव्स का। किस चीज़ का बताइए, तो रूट सेंटेंसेस एंड इन्फिनेटिव्स, रूट सेंटेंस एंड इन्फिनेटिव, जो कि 6 नंबर क्लास होगी आपकी, उस क्लास को फिनिश कर लेंगे। उसके बाद आपको ओवरऑल किस चीज़ का, इंपैरेट, पूरा का पूरा मतलब बोल सकते हैं कि वॉइसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक दो कॉन्सेप्ट कुछ बचा हुआ है तो प्रैक्टिस सेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। 2 प्रैक्टिस सेशन आपको होगी, उसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस आएगा, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वो वहाँ पे बताएगा। ठीक है, चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को सारा क्लास समझ में आया होगा। ओके, तो नोट्स बनाइए, होमवर्क बनाइए। ओके, कीप स्माइलिंग, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।